जय हिंद दोस्तों। 1998 न्यूक्लियर बम के सफल परीक्षण के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश बन गए थे। अगर दो न्यूक्लियर पावर देश के बीच में युद्ध होता है तो उसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। 21 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस के अंदर बैठकर दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने गले लगाते हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक पीसफुल अग्रीमेंट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, दोनों देशों को दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हम सबको एक साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों देश बहुत ही जल्द आपस में मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन कोई भी भारतीय नहीं जानता था कि ये जो पाकिस्तान 21 तोपों की सलामी दे रहा है हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत में, इसके ठीक 3 महीने बाद यही तोपें हमारे देश के वीर सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के अंदर शांति समझौता कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान का चीफ परवेज मुशर्रफ सियाचिन को कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। ये चाहता था सियाचिन पर किसी भी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। इसका मेन मकसद ये था कि इंडिया से कश्मीर को अलग कर दिया जाए। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला मात्र एक रास्ता था, नेशनल हाईवे। इस रास्ते को थ्रू ही इंडिया आर्मी जम्मू और श्रीनगर तक पहुंच पाती थी। परवेज मुशर्रफ कारगिल पर कब्जा इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि कारगिल से नेशनल हाईवे सीधे निशाने पर रहता है। अगर ये कारगिल पर कब्जा कर लिया होता, हमारे आर्मी के पास अम्युनिशन, राशन पानी, गोला बारूद, इन सब की सप्लाई रुक जाती। इसको लेकर परवेज मुशर्रफ के दिमाग में 1998 से चल रहा था। 1998 से लेकर 1999 तक पूरा 1 साल तक ये प्लान बनाता रहा। इतना सीक्रेट तरीके से प्लान बना रहा था, इंडिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दिया। आईबी, रॉ, सेना की अपनी जो खुद की इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, इन सबको परवेज मुशर्रफ ने भनक तक नहीं लगने दिया। पाकिस्तान कारगिल के अंदर मुजाहिदीन के भेष में अपने सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके पाकिस्तान करीब 5000 सैनिकों को कारगिल के अलग अलग पहाड़ियों पर तैनात कर चुका था और हमें इसकी भनक तक नहीं लगने दिया। 2 मई 1999 की बात है। कारगिल के आसपास जो गाँव वाले रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति था जिनका नाम था तासिल। उसने कुछ दिन पहले 12,000 में एक याक लिया था। हर रोज की तरह तासिल अपने याक को चराने जाया करता था। 2 मई के दिन इसके बाकी सारे जानवर तो घर पे आ गए, लेकिन याक घर पे नहीं लौटा। इसको लगा कहीं भटक गया होगा, अभी खरीदा हूँ, नया नया है। इसके बाद तासिल इस याक की तलाश में जाता है। इसको ढूंढते ढूंढते दूर पहाड़ियों पर भी चढ़कर दूरबीन से देखता है। वहां पर इसको कुछ हलचल दिखाई देता है। इसके बाद ये और ध्यान से देखता है। इसको दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग पत्थर खोद कर वहां छुपने की जगह बना रहे हैं, यानी बंकर बना रहे हैं। उन सबकी तादाद देखकर ये घबरा जाता है। इसके बाद भागा भागा नीचे की तरफ आता है। तभी इसका याक भी मिल जाता है। इसके बाद ये आर्मी वालों के पास पहुंचता है। उनसे बोलता है, मैंने ऊपर पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना को देखा है। इसके बाद आर्मी ने देखा तो आर्मी को भी हलचल दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया तो पता चला कि वहां घुसपैठ हुई है। फिर 5 मई को 4 से 5 जवानों को पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा गया। हमारे सेना के जवान जैसे ही वहां पहुंचते हैं, पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों वहां छुपे हुए थे। इन सबको चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद भारतीय सेना को पूरा यकीन हो गया कि ये जो खबर दिया था वो पूरी तरीके से सही है। पाकिस्तानी सेना कारगिल के पहाड़ियों तक पहुंच चुकी है। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तान का एक गोला हमारे कारगिल के जिला पर आकर गिरता है। जहां पर ये गोला गिरता है वहां पर हमारे आर्मी का एम्यूनिशन रखा हुआ था, यानी गोला बारूद रखा हुआ था, उसको ही उड़ा दिया। इंडिया को एक ही झटके में 127 करोड़ का लॉस हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को यही लग रहा था कि मामूली से घुसपैठियां हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे यकीन होने लगा कि घुसपैठिए नहीं हैं, ये पाकिस्तानी सेना के लोग हैं। पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूरा प्लान ये था, पाकिस्तान दिखाना चाहता था कि मुजाहिदीन हैं, आतंकवादी हैं और ये सब घुसपैठ करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान ने सोचा इससे हमारी सेना बदनाम नहीं होगी, सेना का नाम भी नहीं आएगा। इसके बाद आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। उस समय हमारी कोई तैयारी नहीं थी और दुश्मन पूरी तैयारियों के साथ पहाड़ी की चोटी के ऊपर ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था। हमारा दुश्मन इतनी ऊंचाइयों पर था कि उसके एक सैनिक को काउंटर करने के लिए हमारे 9 सैनिक लगते थे। कारगिल वार 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन लड़ा गया था। इस वार में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 3000 सैनिक मारे गए थे। इस कारगिल की लड़ाई में 2,50,000 गोले दागे गए थे, करीब 5000 बम गिराए गए थे, 300 से ज्यादा मोटार, तोप और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा हर रोज लड़ाई के समय 1 मिनट में 1 राउंड फायर होता था। कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किसी युद्ध में इतनी बमबारी हुई थी तो कारगिल वार के समय इतना गोला बम चला था। 1999 में कारगिल वार हुआ, इसको लेकर हमारी तीनों एजेंसियां नाकाम रही थी। परवेज मुशर्रफ 1 साल से प्लान बना रहा था इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारे तीनों एजेंसियों को खबर तक नहीं लगी। आईबी यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो, आईबी का काम है अगर इंडिया के अंदर कोई दुश्मन देश के खिलाफ प्लान बना रहा है या कुछ गलत सोच रहा है
बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर आना चाहता है, कुछ भी साजिश रच रहा है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आईबी के पास होती है, लेकिन आईबी पूरी तरह से नाकाम रही थी। इसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा, रॉ, अगर देश के बाहर कोई इंडिया के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसका पता लगाने का, उसको रोकने का काम रॉ का है। मगर पूरे 1 साल तक रॉ ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जिससे ये पता चल सके कि पाकिस्तान कारगिल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तीसरी, आर्मी की जो खुद की इंटेलिजेंट यूनिट होती है, लेकिन आर्मी के पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पाकिस्तान कारगिल के अंदर घुसकर ऐसा कुछ करने वाला है। कारगिल वार के बाद जब इंक्वायरी बिठाई गई कि हमारी तीनों एजेंसियां फेल क्यों हुई है, तो पता चला कि 1998 से लेकर 1999 तक पूरा 1 साल रॉ ने इंडिया को कई इन्फॉर्मेशन दिया। इस इन्फॉर्मेशन ने बताया कि पाकिस्तान अलग अलग सीमाओं पर घुसपैठ कर सकता है, कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करा सकता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया कि पाकिस्तान युद्ध जैसी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पर कारगिल की प्लानिंग कर रहा है। इसकी जानकारी किसी भी एजेंसी के पास नहीं थी। किसी भी एजेंसी की सीमा पर कोई नेटवर्क नहीं था। आमतौर पर होता क्या है, बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं, इनके साथ रिश्ता बना के रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉर्डर के आसपास क्या हलचल हो रही है, सबसे पहली खबर यही लोग देते हैं। बॉर्डर के पास जो गांव वाले होते हैं, इनके रिश्तेदार बॉर्डर के इस पार भी होते हैं और बॉर्डर के दूसरी तरफ भी होते हैं। इन सबको अच्छी तरह से पता होता है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। इन सबको सारी जानकारी होती है। हम लोगों से गलती ये हुई, हमने इनको भरोसे में नहीं लिया। इन सबके जितना नजदीक होना चाहिए था उतना नहीं थे। उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन बना के रखनी चाहिए थी, और यही वजह है हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। कहते हैं बल्कि इन सबसे हमारे उल्टे रिश्ते थे, जिसकी वजह से गांव वाले हमें जानबूझकर इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। अगर उसमें बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होता, उन सबको हम अपने विश्वास में लिए होते, तो ये खबर हमें पहले मिल जाती। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 5000 सैनिकों को वहां पर तैनात किया था और बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद भी इकट्ठा किया था। पाकिस्तान जब ये सब चीजें कर रहा था तो किसी ने उन सबको देखा होगा। पाकिस्तानी सेना कारगिल की पहाड़ियों पर है, वहां पर बंकर बना रही है, युद्ध की तैयारी कर रही है। इसकी जानकारी भी हमें एक चरवाहे ने दिया था, जो उसी गांव का रहने वाला था। जब एक चरवाहा आर्मी को आकर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो उन गांव वालों को बहुत सारी जानकारी पता होती है जो आकर दे सकते थे। कारगिल वार के बाद पहली बार एहसास हुआ, जो लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं उन सबके बीच, सेना के बीच और आईबी के बीच एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। ये सारी बातें कारगिल वार के बाद समझ आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।